अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा सीएसएस का कोर्स चल रहा था और आज हम लोग कवर करेंगे इनहेरिटेंस, स्पेसिफिसिटी, इंपॉर्टेंट मैथ फंक्शन और भी बहुत कुछ। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको फिर इसका लिंक मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने यूनिट्स समझाया था और काउंटर्स के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने काउंटर्स को समझाया था। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपना कमेंट भी जरूर करना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। बॉयलर प्लेट रेडी है, राइट हैंड साइड में ब्राउजर ओपन है, आपको ऑलरेडी पता है हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर शुरू करूंगा सबसे पहला टॉपिक विच इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने काफी सारे प्रॉपर्टीज के दरमियान इनहेरिटेंस का वैल्यू भी देखा था, यानी प्रॉपर्टी में एज अ वैल्यू। अभी हम लोग बुनियादी तौर पर इनहेरिटेंस को समझेंगे कि असल में सीएसएस में इनहेरिटेंस है क्या। असल में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो होता है ना सीएसएस में, वो ये बताता है कि क्या किसी एलिमेंट में क्या वैल्यू है, यानी किसी भी एलिमेंट में कौन सा वैल्यू है। क्या मतलब ये है कि जैसे हमारा अभी ये H1 है, ये H1 एक एलिमेंट है, इस पे कोई वैल्यू है, यानी कोई सीएसएस का वैल्यू है? आप कहेंगे नहीं है। तो जब कोई वैल्यू ना हो, जब कोई वैल्यू ना हो तो इस सिनेरियो में दो केस बनते हैं। या तो ये जो H1 है ये अपने पेरेंट से वैल्यू को इनहेरिट करेगा, यानी बॉडी से हमारे केस में। दूसरा ये होता है कि वो इनहेरिट नहीं करेगा लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू उसका कुछ बताया हुआ रहेगा जिसपे वो काम करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जिसमें कोई भी सीएसएस ना लगा हो, कोई भी एलिमेंट जिसमें सीएसएस नहीं लगा है, तो दोनों में से कोई एक चीज होगा, या तो वो इनहेरिट करेगा अपने पेरेंट्स से या तो उसमें डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू होगा। सिंपल सी बात है। तो दो चीज आता है, दो कैटेगरी बता दीजिए। एक कैटेगरी ये हो गया कि जब किसी एलिमेंट में कोई भी वैल्यू ना हो तो उसमें कोई ना कोई इनहेरिटेंस होगा। दूसरा सिनारियो क्या है कि इनहेरिटेंस अगर नहीं है और वैल्यू भी नहीं है, खाली है, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू होगा। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई सीएसएस इनहेरिटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है कि सीएसएस यानी प्रॉपर्टीज को, सीएसएस के जितने भी प्रॉपर्टीज को एक कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यानी ऐसे वो प्रॉपर्टी जिसमें इनहेरिटेंस यूज होता है, इनहेरिटेंस मुमकिन है, पॉसिबल है। और दूसरे वो प्रॉपर्टीज जिसमें इनहेरिटेंस नहीं होता, यानी नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं सिंपल सा आपको नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट होता है और कौन कौन सा नहीं होता। सिंपल सा फैक्ट है, जो भी प्रॉपर्टी टेक्स्ट से रिलेटेड हो ना, टेक्स्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलर प्रॉपर्टी हो गया, फॉन्ट फैमिली हो गया, ठीक है, फॉन्ट साइज हो गया, इसी तरीके से लाइन हाइट हो गया और टेक्स्ट अलाइन हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको पता है टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं। तो जितने भी किस्म के टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी होते हैं ना, वो सब इनहेरिट करते हैं। यानी इनहेरिट करते हैं से मुराद है कि अगर उनमें कोई वैल्यू ना दिया जाए तो वो अपने पेरेंट का जो भी टेक्स्ट का वैल्यू लगा हो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका मतलब ये इनहेरिटेड वैल्यूज है। क्या मतलब? इसको समझाने के लिए मैं सिंपल सा एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, एक ही बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं लॉरम 10 करूंगा, मुझे यहाँ पर कुछ सिंपल सा वर्ड मिला यानी लॉरम इप्सन से। अब देखिए यहाँ पर मैं सिंपल सा एक चीज इस्तेमाल करूंगा जिससे आपको एक ही बार में कॉन्सेप्ट हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। मैंने पी टैग को टारगेट कर लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बोला कलर और मैंने बोल दिया कलर को ब्लू, कि भाई ये मेरे को कलर चाहिए ब्लू। अगर मैं सेव करूं तो कोई डाउट नहीं है कि कलर ब्लू है। इसके बाद अगर मैं बोलूं यहाँ पर फॉन्ट, मैंने फॉन्ट साइज एक्सप्लिसिटली 25 कर दिया लेट्स से। तब देखिए अब फॉन्ट का साइज 25 है, क्लियर हो गया, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या करने लगा, इसके अंदर लेट्स से ये वाला जो वर्ड है इसको मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डालूंगा। मैंने स्ट्रॉन्ग टैग को लिया और इसके अंदर डाल दिया। अब आप देखिए पी एक टैग है, एक एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग एक एलिमेंट है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया ना, तो आप देखेंगे कि जो फॉन्ट है वो पी का कितना था 25। स्ट्रॉन्ग में हमने कोई फॉन्ट लगाया नहीं है, स्ट्रॉन्ग ने बाय डिफॉल्ट उसको इनहेरिट कर लिया। आप कहेंगे नहीं ये तो बाय डिफॉल्ट दिखने वाला फॉन्ट है, तो नहीं, बाय डिफॉल्ट दिखने वाला फॉन्ट नहीं है। अगर मैं यही स्ट्रॉन्ग को बाहर लिखूं ना इस तरीके से और मैं बोलूं आई एम स्ट्रॉन्ग, तो अब आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग छोटा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग में भी कोई वैल्यू नहीं लगा फॉन्ट का, लेकिन ये किसका वैल्यू ले रहा है? बॉडी का वैल्यू ले रहा है, अपने पेरेंट का। और बॉडी का में कितना पिक्सल लगा होता है बाय डिफॉल्ट? 16 पिक्सल लगा होता है बाय डिफॉल्ट। समझ में आ गया आपको? सो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग खुद ब खुद 16 पिक्सल में है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका पेरेंट को 25 पिक्सल में दे दिया, तो स्ट्रॉन्ग ने इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, एज यू कैन सी। सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें होती है वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट करते हैं अगर आप उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं। तो अगर मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग को टारगेट करूँ इस तरीके से, और ये वाला स्ट्रॉन्ग को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसके अंदर अगर मैं एक्सप्लिसिटली बोलूँ कि भाई फॉन्ट साइज को रखो 15 पिक्सल, तो अब आप देखेंगे एक्सप्लिसिटली करूंगा तो ये
छोटा हो गया, ठीक है। सो ये सिंपल सा एग्जांपल था कि जब इनहेरिट होता है। क्लियर हो गया, मैं इसको कमेंट आउट करूंगा इस तरीके से, दैट्स इट। तो ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से मुराद क्या है आप समझ गए कि हर वो प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट से रिलेटेड है वो इनहेरिट हो सकता है, वो होता है, और होता है तो कैसे होता है वो हमने एग्जांपल दे दिया। इसके बाद आता है नॉन इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ इस तरीके से, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज है, और यहाँ पर जो मैं नाम मेंशन करने लगा हूँ ये नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है, ये ठीक है। ये नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज है। क्लियर हो गया। अब नॉन इनहेरिटेड में क्या आता है, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बॉक्स मॉडल। जो भी प्रॉपर्टी बॉक्स मॉडल से रिलेटेड है या फिर लेआउट से रिलेटेड है, लेआउट का मतलब पूरा वेब पेज किस तरीके से दिखेगा, अगर लेआउट से रिलेटेड है तो उसमें कोई भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होता है। मिसाल के तौर पे बॉर्डर, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। ये सब लेआउट से रिलेटेड या बॉक्स मॉडल से रिलेटेड है, तो इसमें से किसी में भी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करता ये बाय डिफॉल्ट, तो नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनहेरिट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली आप जाके बोल सकते हैं कि भाई इनहेरिट करो, दैट इज डिफरेंट, वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही इनहेरिट नहीं करता, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फिर इसका वैल्यू क्या होता है, एक इनिशियल वैल्यू में सेट होता है बाय डिफॉल्ट। तो इसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक एग्जांपल में आपको समझ में आ रहा है, तो देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल है। मैं पी टैग को दोबारा टारगेट करूंगा और मैंने बोला बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। जैसे हमने सेव किया तो आप देखिए बॉर्डर वाला प्रॉपर्टी को स्ट्रॉन्ग ने इनहेरिट नहीं किया। एज यू कैन सी स्ट्रॉन्ग में कोई अलग से बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो ये इनहेरिट नहीं हुआ बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये तो दो कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि इनहेरिट बाय डिफॉल्ट होने वाला कीवर्ड्स कैसे होता है, नहीं होने वाला प्रॉपर्टी कैसे नहीं होता। लेकिन अब हम लोग इनहेरिट करवा सकते हैं बोलकर एक्सप्लिसिटली, ठीक है। जो इनहेरिट करता है वो तो करता ही है, जो नहीं करता वो उसको भी करवा सकते हैं। कैसे, इनहेरिट वैल्यू डालकर। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग है ये इनहेरिट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ एक्सप्लिसिटली बोल सकता हूँ इस तरीके से कि स्ट्रॉन्ग जो है उसमें जाके मैं सिर्फ लिखूंगा बॉर्डर, और यहाँ पर वैल्यू में मैं बोलूंगा इनहेरिट। वैल्यू में जाके मैंने सिर्फ कहा इनहेरिट, तो ये बॉर्डर वही चीज लेगा, यानी ये जो बॉर्डर का वैल्यू इनहेरिट कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग में वैसा ही बॉर्डर लगेगा जैसा बॉर्डर यहाँ लगा है। मैंने सेव किया, अब देखिए यहाँ भी लग गया। अगर मैं यहाँ पर जाके कलर को चेंज कर दूं, लेट से मैंने ब्लू कर दिया, सेव किया, तो आप देखिए इसने खुद बहुत इनहेरिट कर लिया। क्लियर है। तो ये होता है कीवर्ड के मदद से आप इनहेरिट करवाते हैं। तो इतना ही सिंपल सा टॉपिक था हमारा इनहेरिट का, ठीक है। कि एक होता है कि कुछ प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इनहेरिट करते हैं, जिसका जिक्र ऊपर हो गया। कुछ प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इनहेरिट नहीं करते, उनका जिक्र यहाँ हो गया। इनहेरिट करते हैं उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, इनहेरिट नहीं करते उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, और फिर हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करते उनको हम लोग करवा सकते हैं इनहेरिट कीवर्ड से। इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। काफी सिंपल सा हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, आगे भी जो टॉपिक है वो छोटा छोटा सा ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिसिटी। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पर कमेंट लगाऊंगा CSS स्पेसिफिसिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है ना, यानी स्पेसिफिसिटी एक एल्गोरिथम है CSS के अंदर जो डिटरमाइन करता है ना कि कौन सा स्टाइल अल्टीमेटली अप्लाई होगा एलिमेंट के ऊपर। आपने एक एलिमेंट पे अगर मल्टीपल स्टाइल लगा दिया, एक जगह आपने उसको रेड किया, एक जगह आपने उसको ब्लू किया, तो अप्लाई कौन सा होगा। तो उसके लिए जो एल्गोरिथम होता है ना वो हम लोग समझेंगे, और फिर हम लोग ये समझेंगे कि जो वेटेड सिस्टम होता है किस तरीके से वो एल्गोरिथम डिसाइड करता है, वो हम लोग समझेंगे। स्पेसिफिसिटी सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब आप दो या दो से ज्यादा CSS रूल्स एक एलिमेंट पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा CSS का कोई भी प्रॉपर्टी रूल्स अप्लाई करते हैं सेम एलिमेंट पे, तब जाके क्या होता है कि जिसका स्पेसिफिसिटी हाईएस्ट होता है वो आपको एलिमेंट पे दिख रहा होता है, ठीक है। इसका पहले एग्जांपल देख के समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये समझेंगे कि स्पेसिफिसिटी डिसाइड कैसे करके होता है, ठीक है। दोबारा से मैं एक पी का एग्जांपल लूंगा, बहुत ही सिंपल। मैं बोलूंगा आई एम प्रोग्रामर। यहाँ पर आके मैं सिंपल सा एक पी टैग को मैंने टारगेट किया। अब पी टैग को टारगेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा कलर और हमने बोला रेड। सेव किया जैसे ही तो आपको पी का कलर रेड दिख रहा है, मतलब कोई रॉकेट साइंस तो यहाँ पर है नहीं। लेकिन अब आप देखिए नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया, हमने इस पी के अंदर एक क्लास भी लगाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने बोला ब्लू, यानी क्लास का नाम है ब्लू, और हमने यहाँ पर इसी क्लास को सिलेक्ट किया डॉट ब्लू से, और यानी दोनों सेम एलिमेंट को है ना, पी भी, ये जो पी एलिमेंट है ये तो सेम एलिमेंट है, और क्लास ब्लू भी पी ही एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। मैंने अब कलर को क्या किया, मैंने बोल दिया भाई कलर को ब्लू करो, तो अब आप देखिए ब्लू करो, तो आप देखिए क्या हुआ, कलर ब्लू हो गया। अब दो कलर लगा हुआ है ना, पी का रेड भी है, पी का ब्लू भी है, ठीक है, लेकिन ब्लू अप्लाई हुआ। आप में से कोई ये ना सोचे कि ब्लू को क्योंकि बाद में लिखा है इस वजह से ब्लू अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको उठा के नीचे भी लिख दूं ना तो भी ब्लू ही का ब्लू रहेगा, ठीक है, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ऊपर नीचे करके ताकि आगे जो भी चीज बताऊंगा उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर के बेसिस पर एल्गोरिथम नहीं चलता, वो एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे कैसे चलता है। तो अभी हम लोग रखते हैं इसको ऑर्डर के ऊपर ताकि
हमें याद हो कि पहले हमने ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लेट्स से एक आईडी बना लेते हैं और आईडी के अंदर मैं बोलूंगा लेट्स से ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। और अब मैं आईडी की मदद से इसी को टारगेट करूंगा दोबारा से और मैं बोलूंगा भाई ग्रीन। अब मैं क्या बोलूंगा इसमें कलर, मैंने बोल दिया ग्रीन। तो अब देखिए अभी ग्रीन बन गया, ना अब रेड अप्लाई हो रहा, ना ब्लू अप्लाई हो रहा, ना ग्रीन अप्लाई हो रहा। और अब लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने सीधा ही इनलाइन स्टाइल लगा दिया और मैंने बोला भाई कलर एक्वा हो जाए। सेव किया हमने तो अब देखिए इसका कलर एक्वा हो गया। तो अब ऊपर का कोई भी ना एलिमेंट चल रहा है, ना क्लास चल रहा है, ना आईडी चल रहा है, इनलाइन चल रहा है। तो इससे मालूम क्या चला आपको, इससे मालूम ये चला कि इन चारों में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो इनलाइन का है, सबसे हाईएस्ट। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आईडी का है, थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लास का है और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी इनमें से वो है एलिमेंट का। क्लियर हो गया। अब हम लोग ये यहाँ तक क्लियर एकदम पॉइंट। अब हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरीके से प्रायोरिटी डिसाइड होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके मैं लिखूंगा, कमेंट में हम लोग कुछ लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैं लिख रहा हूँ जरा गौर से देखना। मैंने लिखा इनलाइन स्टाइल इज इक्वल टू के बाद मैं उसका वैल्यू बताने लगा हूँ, यानी उसका वेट। वेट का मतलब उसका कितना वजन है जिसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है। तो ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो इनलाइन जो है ना इसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यानी अगर इनलाइन लग गया तो फिर आपको उसका वेट देखने की जरूरत ही नहीं है। इनलाइन लगा मतलब इनलाइन ही अप्लाई होगा, दैट्स इट। इसीलिए आप देखते होंगे कि इनलाइन स्टाइल लगाने को मना किया जाता है, क्योंकि इनलाइन लगाकर आप उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, फिर से दूसरा इनलाइन लगाना पड़ेगा ओवरराइड करने के लिए। या तो एक और तरीका भी है इनलाइन को ओवरराइड करने का, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट, यानी उसका नाम ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक का नाम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आईडी, अगर आईडी की बात करें ना तो इसका वेट कैसे होता है, इसका सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, यानी 1 0 और 0 इस तरीके से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इसके बाद आता है क्लासेस, एट्रीब्यूट, ठीक है, आपको पता है एट्रीब्यूट के थ्रू भी हम लोग टारगेट करते हैं, एंड सूडो, ठीक है, यानी सूडो से मुराद है सूडो क्लासेस। ये सब का प्रायोरिटी कितना है, सेकंड प्रायोरिटी पे। वेट कैसे होता है इसका 0 1 0 1 और 0 इस तरीके से, इसका वेट इस तरीके से होता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे एंड लाइक दिस, ठीक है। तो आईडी का प्रायोरिटी आप देख सकते हैं 1 0 0 है, यानी 1 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में, इसका प्रायोरिटी सेकंड में है। इसके बाद आता है एलिमेंट एंड सूडो एलिमेंट, सूडो एलिमेंट, ठीक है, आपको पता है एलिमेंट सूडो एलिमेंट दोनों होता है। ये लोएस्ट प्रायोरिटी का होता है, ये 0 1 बल्कि 0 0 1 में होता है, ठीक है, ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का होता है। और एक होता है यूनिवर्सल एंड वेयर, ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल और वेयर क्या होता है। इसका कोई प्रायोरिटी नहीं होता है, ठीक है, नो प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये हमने पूरा एक हायरार्की आपको बता दिया कि किस तरीके से वेट होता है बेसिकली, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम कमेंट करेंगे और अब एक एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से जब एक एक अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई होता है तो कैसे कैसे लगता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट लिखा, बल्कि मैं इसको यहाँ से नहीं करता कुछ भी, इसको यहाँ से मैं उठाता हूँ, कॉपी किया मैंने और इसको मैं यहाँ पर कमेंट आउट करूंगा। यहाँ पर उठा के मैं इसको टेस्ट करता हूँ और ये आईडी और कलर सबको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आगे मैं क्या करता हूँ ना, मैंने क्लास अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने यहाँ पर एक पी टैग लिया जिसमें टेस्ट लिखा। अब देखिए मैंने अलग अलग तरीके से टारगेट किया। एक जगह मैंने डेमो को टारगेट किया, उसका वेट कितना है इतना, ये मैंने समझाने के लिए किया आपको। दूसरी जगह हमने क्या किया ना कि हमने पी के जरिए से डेमो को किया, पी के जरिए से। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पर डेमो का वेट सिर्फ 1 है, लेकिन पी के जरिए से करेंगे तो पी का वेट कितना है, आप देखिए एलिमेंट्स का वेट कितना होता है माइनस, यानी सबसे पीछे से 1। जाहिर सी बात है पीछे से 1 और सामने से 1, ये जीतेगा। जीतेगा से मुराद है इसका प्रायोरिटी अब हाईएस्ट होगा, ठीक है। बाकी तो बाकी है। अब आप बोलेंगे हाईएस्ट होगा तो दिख तो नहीं रहा, उसका पीछे रीजन है कि हमने यहाँ डेमो लगाया ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक आईडी लगाऊंगा और मैं बोलूंगा डेमो। तो अब आप देखिए ये क्या बना, ऑरेंज। क्यों, क्योंकि इसका प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट था, लेकिन हमने अब पी को मिला दिया डेमो के साथ तो ये हाईएस्ट हो गया। समझ में आया आपको इस तरीके से, ठीक है। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मेंटल मॉडल है। यहाँ पर अब रियल वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं सिनेरियो आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्लासेस इस्तेमाल करेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ओवरराइड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ओवरराइड करना ना पड़े, इसीलिए तो हम लोग सीएसएस को अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि वेट्स हमने ऑलरेडी ऊपर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लियर हो गया। और ये जो वेट्स है ना, यहाँ पर हमने जो वेट्स दिया है ना, इसको आप एक्स वाई जेड के एतबार से समझे, ठीक है। ये जो वेट है ना एक्स वाई जेड के हिसाब से इसको समझिए। तो ये जो एक्स एक्सेस पे होता है, यानी एक्सेस इन द सेंस की ये जो एक्स वैल्यू है ये बताता है कितना बार या कितना ज्यादा नंबर ऑफ आईडी सिलेक्टर इस्तेमाल किया गया है। ये मिडिल वाला वाई का मतलब है नंबर ऑफ क्लास सिलेक्टर या एट्रीब्यूट सिलेक्टर या सूडो क्लासेस इस्तेमाल किया, और नंबर ऑफ जेड बताता है कितनी बार आपने एलिमेंट को सिलेक्ट किया या सूडो एलिमेंट को सिलेक्ट किया है। क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए ये पी एलिमेंट लिखा हुआ है ना, अब मैंने यहाँ से पी लिख के बोला बैकग्राउंड कलर हो जाए
एक्वा, तो ये एक्वा हो जाएगा नो डाउट। लेकिन अब दोबारा से मैंने पी को पी से ही टारगेट किया, यानी अब स्पेसिफिसिटी सेम है, और मैंने यहाँ पर आके बोला कि बैकग्राउंड कलर को लेट्स से मरून करते हैं, तो अब देखिए ये मरून हो गया। अब आप बोलेंगे ये क्यों हुआ? ये वो रूल है कि जो लास्ट वाला अप्लाई करेंगे वही अप्लाई होगा, यानी ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पर। ऑर्डर से मुराद जो लेटेस्ट रूल होगा, ये पुराना रूल माना जाएगा, ये लेटेस्ट रूल माना जाएगा, ठीक है। लेट्स से ये मरून को अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ में लेके आऊं ऐसे, और मैंने सेव किया इसको, तो आप देखिए कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से उठा के नीचे लेके आ जाऊं तो अब एक्वा अप्लाई हो जाएगा, एज यू कैन सी। तो जो लेटेस्ट रूल है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो ऑर्डर वाला चीज सिर्फ इस सिनेरियो में आएगा ना, जब स्पेसिफिसिटी वेट बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया लेट्स से बॉडी, अब देखिए हमने बोल दिया कि बॉडी के अंदर जो पी है उस पर लगाओ, तो इसका वेट बढ़ गया, इसका वेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये 2 बार हो गया, तो अब ये अप्लाई होगा। अब देखिए भले ये पीछे है लेकिन ये अप्लाई होगा। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। रियल वर्ल्ड में ये सब सिनेरियोज आपको फेस नहीं करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रह गया, उसको भी कवर कर देते हैं। ये आपने इस तरीके से देखा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को चेंज किया, बैकग्राउंड में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं इसको बॉडी कर देता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप देखिए पहले ये हो रहा था लेटेस्ट रूल के लिए, इसका वेट बढ़ गया तो ये हो रहा है। लेकिन यूनिवर्सल सिलेक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है, यूनिवर्सल सिलेक्टर में का कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। वो जर्नल पीछे लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आके बैकग्राउंड का कलर को एक्वा बनाऊ ना, तो आप देखिए उसने क्या किया कि बैकग्राउंड का कलर एक्वा बना दिया, बॉडी और पी ये अपने रूल के हिसाब से यहाँ पर दिख गया, और ये पी अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं इस बॉडी को हटा देता तो फिर एक्वा ही पी अप्लाई हो जाता, ठीक है। अब ये क्योंकि सेम कलर है और मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो अब देखिए ये अपना अप्लाई हो गया, ये अपना। तो यूनिवर्सल जो हमारा सिलेक्टर है उसका कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। इसको बंद करते हैं यहाँ से। अब देखिए अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट क्या मतलब है, यानी एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव या इंपॉर्टेंट टैग या इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है, जिसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, एक्सक्लेमेशन और आप बोलते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं कमेंट के अंदर लिख देता हूं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट होता क्या है, देखिए याद रखिए इंपॉर्टेंट जो होता है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कमेंट के अंदर ही लिख देता हूँ मैं। तो इंपॉर्टेंट जो होता है ना हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको कि इंपॉर्टेंट ओवरराइड ऑल द प्रीवियस स्टाइल्स रूल्स। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या करता है, जितना भी स्टाइल रूल है सबको ओवरराइड कर देता है। और एक तीसरा चीज ये है कि उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इंपॉर्टेंट, बल्कि ये मैं दिखा भी दूंगा, इसका लिखने का जरूरत ही नहीं है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट लगाते कहाँ है वो मैं लगाऊंगा, आप समझ जाएंगे, कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। अब आप देखिए मैं यहाँ पर बताने लगा हूँ आपको। मैंने यहाँ से क्या किया ना, इस तरीके से कुछ पी निकाल लिया, यहाँ से इसको हटा दिया, मैंने बोला टेस्ट, यहाँ पर मैंने बोला डेमो, इस तरीके से, और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बोला। तो अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैंने स्टाइल लगाया, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर को कर दो एक्वा मरीन, तो ऑफकोर्स अभी बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन हो गया पी का। हमने यहाँ पर बोला कि आईडी डेमो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक आईडी उठाऊंगा, मैंने आईडी लिया, यहाँ से डेमो लिया, और इसमें मैं आके बोलूंगा कि भाई बैकग्राउंड कलर को कर दो लेट्स से एक्वा व्हाइट, तो एक्वा व्हाइट हो गया। उसके बाद लेट्स से मैं यहाँ से आगे बोलता हूँ टेस्ट, और इसमें आके मैं लेट्स से बोलता हूँ कि बैकग्राउंड कलर को रेड कर दो, तो यहाँ रेड हो गया। आप बोलेंगे हाँ तो ठीक है, इसमें कौन सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाला बात है, इसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ पावर क्या होता है इंपॉर्टेंट का। अब मैंने इस तरीके से किया, आप बोलेंगे भाई इसका प्रायोरिटी तो इन सब में सबसे कम है, क्लास से भी कम है, आईडी से भी कम है, इनलाइन से भी कम है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं बोल देता हूँ एक्वा। अब एक्वा यहाँ नहीं लगा है, लगा भी नहीं। क्लियर है। अब क्यों नहीं लगा ये आपको मालूम है, क्योंकि इसका प्रायोरिटी इनमें सबसे कम है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, इसका है। अब देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि पी टैग को टारगेट करने की वजह से सबका पी बदलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये पी में जैसे ही कलर अप्लाई हो रहा है ना, तो टेस्ट जाके इसको ओवरराइट कर दे रहा है, बैकग्राउंड को ब्लैक कर रहा है, डेमो ओवरराइट करके इसको एक्वा व्हाइट एंटिक व्हाइट कर दे रहा है, और ये वाला आई एम ये इनलाइन स्टाइल इसको एक्वा मरीन बना दे रहा है। तो इस वजह से ये अप्लाई ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाके इस तरीके से एक स्पेस देने के बाद इस तरीके से इंपॉर्टेंट लिख के जैसे ही सेव करेंगे, तो आप देखेंगे होगा जादू। क्या हुआ यहाँ पर ये हुआ कि अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इस लाइन का हुआ, और क्योंकि इस लाइन में हमने पी को टारगेट किया तो सबको इसने ओवरराइड कर दिया, जितना भी था सबको ओवरराइड कर दिया। फिर हो गया कि इंपॉर्टेंट कब काम करता है और इंपॉर्टेंट से क्या है। हमेशा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम में बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, अगर आप मल्टीपल इंपॉर्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट को भी ओवरराइड कर सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट लगा के, ठीक है, बट वो फिर लूप फॉरएवर हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे अगर यहाँ 2 लगाया वहाँ 4 बार लगा देते हैं, तो वो फिर कोई एंड नहीं है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट का है, और हमने समझा दिया कैसे। इसको यहाँ से कमेंट आउट करेंगे ताकि आपको कोड मिल जाए, और इसको भी यहाँ से कमेंट आउट करेंगे। अब देखिए कुछ जगह इंपॉर्टेंट का इस्तेमाल बहुत से लोग आपको दिखेंगे करते हुए, जो कि बहुत रेयर होता है। जब आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS में काम करते हैं ना, वहां पर आप
आपको हर चीज का कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी पूरा नहीं दिया जाता, तो कुछ चीज आप नहीं कर सकते होते हैं, तब आप कस्टम इंपॉर्टेंट लिखते हैं जिससे आप वो चीज को एक्सेस कर सके या कर सके। ठीक है, आमतौर पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पेज खोला, लेट्स से मैंने मतलब कोई भी रैंडम सा पेज लेते हैं ना, मैं बोलता हूँ Amazon, मैंने Amazon.com खोल लिया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये Amazon.com है, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए लेट्स से मैं Amazon में F12 दबाया हमने और इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया, तो हमारे पास एक डिव आ रहा है, ये है पेज कंटेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पेज कंटेंट कर रहा है, एज यू कैन सी पेज कंटेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका बैकग्राउंड को चेंज करना है और मुझे बोलना है लेट्स से पर्पल, तो द मोमेंट मैंने पर्पल बोला तो अब देखिए ये चेंज हो गया। ऑफ कोर्स रियल वाला Amazon में चेंज नहीं हुआ, रिफ्रेश करूंगा तो ये मतलब दोबारा से ऐसा हो जाएगा, रिफ्रेश करने से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन मुझे अलाउ किया जा रहा है कि अगर मैं यहाँ क्लिक करूं और पेज कंटेंट कहाँ चला गया, ये रहा पेज कंटेंट, यहाँ पर जाके मैं वैल्यूज को चेंज कर पा रहा हूँ। एज यू कैन सी अगर मैं चाहूँ तो मैं मार्जिन को भी छेड़ सकता हूँ। लेट्स से मैं मार्जिन को अगर ट्विक करूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से, ऊपर नीचे का मार्जिन अगर मैं 20 पिक्सल कर दूं, 20 पिक्सल, तब देखिए मार्जिन 20 पिक्सल हो गया ऊपर नीचे से। ठीक है, आपको दिखाइए ऊपर से मार्जिन 20 पिक्सल। इसी तरीके से अगर आप देखिए मिनिमम विड्थ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैक्स विड्थ को हटा देता हूँ, या यहाँ पर से मिनिमम विड्थ को मैं लेट से बोल देता हूँ 500, ओवरफ्लो हिडन है यहाँ पर, अगर मैं ओवरफ्लो को हटा दूं तो मतलब पॉइंट इज यहाँ पर काफी सारा चीज मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ भी इन्होंने इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, मार्जिन बॉटम में इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। देखिए द मोमेंट मैंने इंपॉर्टेंट को बंद किया, किस तरीके से पूरा का पूरा वेबसाइट में आप देखिए सब कुछ मतलब चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज इस इंपॉर्टेंट के बेसिस पे लगा हुआ है। ठीक है, एज यू कैन सी। ठीक है, बॉटम में जाके अगर देखेंगे तो यहाँ से फर्क समझ में आएगा। ठीक है, सो पॉइंट इज कि ऐसे सिनेरियोज में कभी क्या होता है ना कि इंपॉर्टेंट लगा के आप कुछ चीज देख सकते हैं, मतलब कुछ चीज ऐसा होता है दैट इज डिफरेंट। अब वो मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, मैं उस पर भी नहीं जा रहा फिलहाल के लिए। कुछ सिनेरियो ऐसे होता है कि जहां पर मतलब ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट अगर कोई करता है। मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट में है जहां पर आपको एक कोड दिया जा रहा है और वो कोड मान लीजिए इनक्रिप्टेड है कि आप पेमेंट करेंगे तो कोड आपको दिखेगा, या कोई इमेज है जो इनक्रिप्टेड है, तो वहां पर जाके अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी में चेंजेस करते हैं डॉम में यानी ब्राउजर में, तो वो दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर वल्नरेबिलिटी होगा, अगर दिख गया तो इसका मतलब वो वेबसाइट वल्नरेबल है। ठीक है, क्योंकि दिखना नहीं चाहिए आमतौर पे होना ये चाहिए कि जब भी कोई फोटो, मान लीजिए ना फेसबुक में किसी का प्राइवेट प्रोफाइल है, अब आप डॉम में कुछ भी चेंज करके प्रोफाइल नहीं देख सकते। अगर देख पा रहे हैं यानी अगर उसने प्राइवेट करके रखा है फोटो को, तो फिर ये एक वल्नरेबिलिटी है। आमतौर पे बड़े वेबसाइट्स में तो ये आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो डायनामिक तरीके से पेज को अपलोड करते हैं, पेज में इंजेक्ट करते हैं इमेजेस वगैरह। दूसरी बात ये है कि वो बैकएंड से ही सेटअप करके रखते हैं कि भाई जो इसके मतलब जिसको हमने फ्रेंड ऐड नहीं किया उसके लिए पेज लोड ही नहीं होगा उस तरीके से। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंट, वो हम लोग बैकएंड में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी से रिलेटेड आ जाता है। लेकिन आमतौर पे पहले ये होता था कि डॉम में जाके आप ये चेंज कर ले तो फिर आप वो देख सकते हैं, किसी का डिटेल दिख जा रहा है आपको, ये पहले होता था, अब नहीं होता। ठीक है, तो ये भी मतलब एक चीज था जो आप बोल सकते हैं कि जो इलीगल तरीके से जो क्रैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं या फिर कोई फन के लिए ग्रे हेड हैकर भी ऐसे करते थे पहले, बट अब तो खैर वो नहीं होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस का अपना रोल है, अपने सिनेरियोज में अपना रोल है। अभी के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट का काफी इस्तेमाल होता है, खास करके उन सिनेरियोज में जब आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो कभी कभी कुछ चीजों को आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना होता है, तो उस पर फिर आप इंपॉर्टेंट जाके लगा देते हैं। आगे हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर कोई ऐसा सिनेरियो आया तो जरूर मैं लगाऊंगा, और अगर लगाऊंगा तो मैं जरूर उस पर डिस्कस भी करूंगा इन डिटेल। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज, मैं यहाँ पर कमेंट लगाऊंगा पहले, CSS मैथ्स। आप बोलेंगे मैथ्स, हाँ जी, CSS मैथ्स फंक्शन। ठीक है, CSS में मैथ्स फंक्शन होता है। अब आप बोलेंगे CSS में भला मैथ्स फंक्शन कहाँ से आ गया, ये वाला कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है? हाँ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए वो आपको कैल प्रोवाइड करते हैं, CALC कैल। इससे पहले हम लोगों ने देखा भी था, लेकिन हमने सिर्फ प्लस माइनस देखा था। यहाँ पर हम लोग एक एक एग्जांपल देख लेंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और भी कुछ होता है, वो भी देख लेंगे। तो मैथमेटिकल फंक्शन जो आपको CSS प्रोवाइड करता है ना, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए, यानी वो आपको ये पावर देता है कि आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि कैल, मैक्स, मिन, ये अब लोग देख लेते हैं। तो जहां तक बात है कैल का, तो कैल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कैल का मतलब कुछ यूं है, कैल को अगर मैं ऐसे लिख के दिखाऊं जस्ट यहाँ पर, तो कैल, ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसे इस फंक्शन के अंदर आपने ऑलरेडी देखा था, हमने क्लास 10 में इस पर डिस्कस किया था। तो आइए इसका कुछ एग्जाम देख लेते हैं, यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक्सप्रेशन डाल सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक डिव लेके आता हूँ, मैंने एक डिव यहाँ पर लिखा, इस डिव के अंदर मैंने बोला लेट्स से सम टेक्स्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर बोल दिया कि सम टेक्स्ट। अब इस डिव के अंदर ऑफ कोर्स टारगेट करने के लिए मुझे क्लास लगाना पड़ेगा। मैंने क्लास, बल्कि मैं आईडी लगाता हूँ यहाँ पर,
मैंने आईडी लगाया और मैंने बोला कि ये हमारा है div 1, दिस इज div 1। अब इसको जब मैं स्टाइल करूंगा ना यहाँ से, तो आप देखेंगे मैं मल्टीपल टाइप का क्लास लगाऊंगा यहाँ पर, जो कि एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड होगा। मैंने यहाँ पर 1 कर दिया एंड दैट्स इट। ये अब देखिए यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ विड्थ, आपको पता है div है तो विड्थ लग सकता है, लेकिन विड्थ में जो वैल्यू दूंगा ना, मैं बोलूंगा कैल। अब कैल्क में मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 100% उठाओ, 100% उठाओ। अब यहाँ पर 100% कितना पिक्सल होगा, आपको पता है कैसे करते हैं कैलकुलेट। आप यहाँ पर F12 में जाएंगे और कितना पिक्सल अभी यानी कितना व्यू पोर्ट अभी दिख रहा है वो देखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज है तो आपको पता है परसेंटेज पेरेंट के हिसाब से चेक होता है। तो div का पेरेंट बॉडी है, इसका विड्थ 100% में होता है, तो इसका मतलब ये उसको इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो ये 100% लगाया हमने, उस पे हमने किया कि -100 पिक्सल, सिंपल सी बात है। और हमने इस तरीके से, बट बल्कि मैं इसको लिखने से पहले एक बॉर्डर बनाऊंगा पहले, ताकि आपको दिखता रहे जैसे जैसे मैं चेंजेस अप्लाई करूंगा ना, आपको नजर आता रहे। मैं बोलूंगा सॉलिड और मैं बोलूंगा रेड। सेव किया हमने, ये एक बॉर्डर दिख रहा है आपको सिंपल सा। अब मैं ये वाला जैसे अप्लाई करूंगा तो आप देखिए विड्थ बदल गया, और आप देखिए ये विड्थ चेंज हो रहा है, एज यू कैन सी ये विड्थ देखिए बदल रहा है। समझ में आया क्यों बदल रहा है? क्योंकि परसेंटेज दिया है ना, तो परसेंटेज क्या होता है, रिलेटिव होता है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता। हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस किया है। तो 100% में से पिक्सल में इसको कन्वर्ट करके माइनस किया 100 पिक्सल, उतना परसेंट यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, यानी 100 में से कुछ परसेंट माइनस किया हमने, सिंपल सी बात है। इसके बाद हमने हाइट लगाया, हाइट में भी मैंने कैल्क को इस्तेमाल किया, और इसमें हमने बोला 30 VH, यानी अभी जो व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से जितना भी 30 बनता है उसको पिक्सल में कन्वर्ट करो, प्लस यहाँ पर 50 ऐड करो, तो मुझे इतना व्यू पोर्ट दिखाओ, और 50 पिक्सल बोलना पड़ेगा, दैट्स इट। तो अब देखिए उस हिसाब से यहाँ पर आ गया। क्लियर है? अब ये चीज आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल से बताया था कि कैसे करके पता लगाते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने करके दिखाया भी था। ठीक है, इसके बाद आप बोलेंगे मार्जिन ऑटो, तो मार्जिन ऑटो से क्या होगा, डिव बीच में आ जाएगा। तो देखिए ये डिव बीच में आ गया, और ये बीच में आना भी रिलेटिव है, क्योंकि अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये इस पोजीशन में नहीं रहेगा, ये व्यू पोर्ट के हिसाब से मिडिल में आएगा, एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस वैसे किया हुआ है, तो अब जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ। इसके बाद पैडिंग बोल देता हूँ, तो उसका तो वैसे कोई खास लेना देना है नहीं, बस मैं चारों डायरेक्शन में 10 पिक्सल का पैडिंग लग गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैल्क फंक्शन आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से एक एग्जांपल था कि कैलकुलेट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक होता है, ये तो कैलकुलेट है ना, यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर सकते हैं। इसके बाद एक फंक्शन होता है ना मैक्स। मैक्स का मतलब क्या होता है, मैं ये विड्थ वाले को अगर मैं इसको यहाँ पर कॉपी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास ये वाला कोड रह जाए, और मैं नीचे आके यहाँ प्रेस करता हूँ, यहाँ पर से मैं इसको चेंज करूंगा। मैंने क्या बोला ना, एक मैक्स नाम का भी आता है। ठीक है, ये मैक्स अलग है, हमें ऐसे करना है, ये मैक्स, ये एक मैक्स होता है। ठीक है, हालांकि इसका सजेशन नहीं आ रहा था, बट कोई बात नहीं, जरूरी नहीं एक सजेशन आए, मैक्स कंटेंट आ गया था, आपको ऐसे करना है। ये मैक्स जो है ना, इसमें आप मैक्सिमम बताते हैं, और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू भेजना है। मतलब मैंने एक वैल्यू भेजा 50%, दूसरा वैल्यू भेजूंगा इसमें, तो कॉमा सेपरेट करके मुझे भेजना पड़ेगा। मैंने बोला 300 पिक्सल। अब होगा क्या, 300 पिक्सल, अब होगा क्या, वो चेक करेगा दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। अब आप बोलेंगे मैक्सिमम चेक कैसा करेगा, दोनों का यूनिट तो अलग है, ये पिक्सल है और वो परसेंट है, तो भाई कन्वर्ट कर लेगा ना, सेम ग्राउंड में लेके आ जाएगा, हमने ऑलरेडी देखा था। तो कन्वर्ट करने के बाद, यूनिट कन्वर्ट करने के बाद जो बड़ा रहेगा उसको अप्लाई कर देगा। तो जैसे मैंने सेव किया, तो अब आप एक चीज गौर करिए कि अभी 300 पिक्सल ऐड हो रहा है, जैसे ही हमने बड़ा किया। अब हाँ, अब शायद 50% इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 50% इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक और एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि जहां पर मिनिमम आता है, ये तो मैक्सिमम था ना, एक मिनिमम आता है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल सा सिर्फ कीवर्ड का चेंजेस है। अब देखिए मेन कंटेंट आ जा रहा है, लेकिन आपको ये इस्तेमाल नहीं करना, आपको ऐसे देना है। अब मिनिमम कंटेंट में भी आपको वैसे ही काम करना है, दो वैल्यू पास करना है कॉमा सेपरेटेड, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू रहेगा ना वो ले लेगा। तो आप देखिए ये इस तरीके से हमने दिया 50%, और सेम वैल्यू में दे रहा हूँ 300 पिक्सल। अब आप देखिए इसने मिनिमम वाले को लिया तो ये दोबारा से छोटा हो गया, यानी अभी इसने 50% को पकड़ा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक होता है CSS क्लैंप फंक्शन। अब जो CSS का क्लैंप फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है ना, उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होता है। आप उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देंगे, वो क्या करेगा ना, स्क्रीन साइज के हिसाब से उसके दरमियान ही छोटा बड़ा होता रहेगा, यानी एक तरफ से रिस्पॉन्सिव। तो मिसाल के तौर पे इसको, क्योंकि मुझे अलग से दिखाना है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं, और नीचे आके मैं यहाँ पर एक डिव पेस्ट करता हूँ, यानी ये डिव नहीं, ये एक पी टैग है, एक पी टैग है, हमने पेस्ट किया, और यहाँ पर एक पी टैग है, मैं इसको 100% पे रखता हूँ। ठीक है, ये 100% पे है, दोनों पी टैग लिख दिया हमने। अब आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा ना, बल्कि एक यहाँ पर हम लोग H2 भी ले लेते हैं। मैंने H2 लिया और मैंने बोला आई एम हेडिंग टू, सेव कर दिया। एक H2 है और दो पी टैग है। अब यहाँ पर आके मैं स्टाइल कैसे लगाऊंगा जरा देखिए, और जरा गौर से समझना इस चीज को। मैंने पहले H2 को टारगेट किया, और मैंने बोला फॉन्ट साइज जो लगाना है आपको, वो आपको क्लैंप पे लगाना है। तो देखिए क्लैंप का भी आमतौर पर सजेशन आना चाहिए, पर फिलहाल तो नहीं आ रहा है, बल्कि स्पेलिंग गलत था ये, हालांकि नहीं आ रहा है क्लैंप का एग्जाम्पल क्लैंप AMP। ठीक है, अब देखिए वापस से मैं लिखता हूँ, सिर्फ कैल्क का ही एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे, यानी सजेशन आ रहा है, बाकी क्लैंप का नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ ये क्लैंप है। इसको आप बोल सकते हैं
है 2 REM, ये आपने एक विड्थ दिया यानी आपने एक साइज दिया, फिर आपने बोला 2.5 WV मतलब VW, यानी एक तो आपने रिम के हिसाब से दिया जो कि रूट एलिमेंट के हिसाब से होता है, दूसरा आपने दिया व्यू पोर्ट के हिसाब से, और तीसरा आपने फिर रिम के हिसाब से दिया 3.5 REM। इसके बाद आपने पी टैग को लिया और पी के अंदर क्या किया, वापस से फॉन्ट साइज दिया और यहाँ पर दोबारा से क्लैंप इस्तेमाल करना है, मैं क्लैंप यूज किया और यहाँ पर मैंने बोला 1 REM, दूसरा वैल्यू जो मैंने दिया मैंने बोला 2.5 VW यानी विड्थ का बात हो रहा है यहाँ पर, व्यू पोर्ट विड्थ, और फिर 2.5 REM। जैसे मैंने सेव किया तो अब देखिए ये तो है नॉर्मल हाइट। अब देखिए इसको, बल्कि मैं इसको पूरा खोल लेता हूँ, अब ये इतना बड़ा हो गया। अब आप देखिए ये इतना बड़ा है, ठीक है। अभी आप देखिए ये बड़ा है, बड़ा है, देख रहे हैं आप किस तरीके से छोटा हो रहा है, ठीक है। दिखा आपको किस तरीके से छोटा हो रही है, बड़ा हो रहा है किस तरीके से। तो ये जो बड़ा हो रहा है ना, ये किस तरीके से तो बड़ा हो रहा है और किस तरीके से छोटा हो रहा है, तो ये एक तरफ से रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, ठीक है। पी टैग को आप गौर से देखिए कितना हो रहा है, और हेडिंग टैग बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज आप बड़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं यहाँ पर। और देखिए एडवांस लेवल पे जब आप जाते हैं, क्रिएटिविटी अगर दिखाने के लिए आप जाएंगे तो भाई बहुत सा ऐसा तरीका आता है कि जिसमें बिना मीडिया क्वेरी इस्तेमाल के तकरीबन आप रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं वेबसाइट को, तकरीबन, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स वो फिर क्रिएटिविटी के अंदर आ जाएगा ना, वो मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट से अगर आपका फोकस है तो फिर उतना क्रिएटिविटी का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक बंदा इस पे लगाएगा इन क्रिएटिविटी या CSS पे अगर आप साल गुजार रहे हैं और आपको बनना वेब डेवलपर है, तो ये आप गलती कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। आपको फंडामेंटल सीखना है जैसे मैं सिखा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर आपको वेब एनिमेशन, गेम डेवलपमेंट वगैरह में जाना है और आप CSS में 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना लगा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है। क्योंकि आप जिस डोमेन में जा रहे हैं वहां पर CSS का डिमांड कितना है और आपको कितना लिखना पड़ेगा ये मैटर करता है। वेब डेवलपमेंट में रॉ CSS आपको लिखना नहीं पड़ता, फ्रेमवर्क में लिखना पड़ता है। CSS पढ़ने का जरूरत सिर्फ इसलिए है ताकि फ्रेमवर्क को आप समझ सके, दैट्स इट, ठीक है। एक्चुअली में बहुत जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, तो आप CSS लिखेंगे ही नहीं, आप सिर्फ CSS को कॉपी पेस्ट ही करेंगे। लेकिन वो कॉपी पेस्ट करके आपको समझ में आना चाहिए और उसको अपने मर्जी मुताबिक ट्वीक कर सके, इसके लिए आप समझते हैं, ठीक है। कोई नया फ्रेमवर्क आ गया CSS का, अब आपको वो सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको CSS आता है ना, तो वो नया सीखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, 1 हफ्ते का काम है। लेकिन अगर किसी को CSS अच्छे से नहीं आता और उसने डायरेक्ट टेलविंड और ये सब से स्टार्ट किया ना, दूसरा फ्रेमवर्क उसको अच्छा खासा टाइम लगेगा और उसमें भी उसका कमांड अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वीक रहेगा क्योंकि फाउंडेशन वीक है, ठीक है। तो हम लोग इस वजह से ये सब कवर कर रहे हैं इतना डिटेल में, बिकॉज CSS के कोर्स को शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि गेम डेवलपमेंट में अगर आप जाएंगे तो ये आपका फाउंडेशन कोर्स होगा, वेब डेवलपमेंट में अगर आप जाएंगे तो ये आपका फाउंडेशन होगा। और गेम डेवलपमेंट से मुराद है कि ब्राउजर में जो गेम चलता है उसकी बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्मल गेम डेवलपमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर C++, C# और दीगर दूसरी चीजें आ जाती है, ठीक है। एंड्रॉइड गेम में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, मतलब फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आपको जाना पड़ेगा। ISO में जाएंगे तो ISO डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंट। इसके बाद वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपके लिए कोर्स है, और अगर आपको वेब एनिमेशन इंजीनियर बनना है तो भी ये आपके लिए कोर्स है। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम लोग CSS को हर एस्पेक्ट से डिटेल में कवर कर रहे हैं, और करते वक्त मैं बताता भी हूँ कि ये चीज आपको इतना ही जाना है अगर आप वेब डेवलपमेंट में है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में है, आपको सिर्फ मालूम होना इज मोर देन इनफ, ये पता होना चाहिए, बस बहुत है। आपको पता होना चाहिए कि ये है, ये काम कैसे करता है, भले आप यूज कभी ना करें बट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अब मैं यहाँ से ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक विच इज परफॉर्मेंस। थोड़ा जूम करते हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या मतलब है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन से, पहले तो मैं यहाँ पर आपको कमेंट लगा के लिखता हूँ कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके से मैंने सेव किया। अब ये जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये एक्चुअली में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन प्लस बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो यहाँ पर हम लोग थियोरेटिकल नहीं, मैं आपको समझाऊंगा CSS में बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह क्या होता है और ऑप्टिमल यानी ऑप्टिमाइज कोड CSS का कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमारा CSS का जो बेसिक्स है वो यही कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था कैल्प, और ये कैल्प वाला, तो उसके लिए मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ पर मार्कडाउन फाइल रखा हुआ है खूबसूरत से लिख के। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लास 11, क्योंकि ये क्लास 11 से रिलेटेड है, और मैं यहाँ पर लाके ये करूंगा, मैं बोलूंगा कि बेस्ट, बल्कि ऑप्टिमाइज लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। डॉट मार्कडाउन फाइल है इसलिए मैं .md लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख के रखा है आपके लिए, मैंने इसको सेव किया। इसको यहाँ से बंद करेंगे, मैं इसको यहाँ से खोलूंगा और इसको भी यहाँ से मैं बंद करूंगा, और फिलहाल इसको भी बंद करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मार्कडाउन फाइल है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना है। तो समझते हैं इसको कि CSS, और इसका भी बाय द वे ये वाला मार्कडाउन फाइल मैं आपको गिटहब पे दे दूंगा, तो टेंशन मत लेना, सबका कोड मिल जाएगा, 100% फ्री है। बस कमेंट करके बताना कि CSS का कोर्स में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो प्रोजेक्ट आया भी नहीं है। CSS परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, आपको अपना जो कोड है ना या अपना स्टाइल है उसको फास्ट, क्लीन और स्केलेबल रखना है।
है। फास्ट का मतलब होना चाहिए शॉर्ट में से मुराद है कि लेंदी नहीं लिखना। क्लीन का मतलब है साफ सुथरा, ऐसा ना हो कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई एक जगह एक स्टाइल लिखा, दूसरी जगह दूसरा स्टाइल लिखा, नहीं, इसको ऐसे करते हैं। और स्केलेबल बनाना, स्केलेबल का मतलब अगर फ्यूचर में आप उसको अपग्रेड करना चाहे, अपडेट करना चाहे, बढ़ाना चाहे तो कर सके, ठीक है। ऑप्टिमाइज सीएसएस इंप्रूवमेंट, कुछ काम आपको करना है क्या, पेज लोडिंग स्पीड। आपको ये ध्यान रखना है कि सीएसएस अगर आप बहुत ज्यादा हैवी लिख देते हैं ना तो पेज लोडिंग स्पीड प्रॉब्लम ना करे। रेंडरिंग परफॉर्मेंस, जो भी यूआई में आप डालेंगे वो रेंडर परफॉर्मेंस अच्छे से हो, उसमें प्रॉब्लम ना हो। रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए ऑफ कोर्स, और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। गुड सीएसएस इज नॉट जस्ट अबाउट अ ब्यूटी, इट्स अबाउट एफिशिएंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट लेके कोट में डाल देना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अपने स्टेटस में, क्योंकि सीएसएस का नाम जब आता है तो लोग सोचते हैं खूबसूरती। सीएसएस खूबसूरती नहीं है, सिर्फ सीएसएस का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स और यूआई, ब्यूटीनेस नहीं है, ठीक है। एफिशिएंटली अगर आप अप्लाई नहीं करते सीएसएस को तो बेकार है सीएसएस पे, चाहे आप जितना भी अच्छा बनाए। और ये मेरा नहीं कहना है, ये इस डोमेन में जो एक्सपर्ट्स है, जो इनोवेटर्स है, जो फ्रेमवर्क्स डेवलप करते हैं सीएसएस के ऊपर, ये उनका कहना है। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कंट्रीब्यूटर्स है हमारे डोमेन में, ये उनका कहना है। सिंपल सिलेक्टर का इस्तेमाल करें। अब देखिए एक तरीका होगा ये सिलेक्ट करने का, एकदम खतरनाक, यानी थोड़ा सा अपना रौब जमाने के लिए किसी के सामने करे तो दैट इज डिफरेंट, कि हाँ मुझे भी आता है ये, वो अलग बात है, आप कर सकते हैं। थोड़ा खतरनाक चीज दिखा के देखो, अब ये पढ़ के बताओ, वो तो बेचारा पहले सोचेगा बॉडी, नैवलिस, यूएल, एलआई, हावर, ये क्या चल रहा है। लेकिन ये सिंपल है, आप बताना चाह रहे कि भाई बॉडी के अंदर जाओगे, नैवलिस नाम का एक टैग मिलेगा, उसके अंदर आपको यूएल मिलेगा, यूएल के अंदर एलआई होगा, एलआई के अंदर एंकर टैग होगा, एंकर टैग के अंदर बटन होगा, और बटन के ऊपर हवर प्रॉपर्टी लगाओ, तो भाई सीधा आप ए बटन हवर कर सकते थे ना, इतना लंबा नहीं लिया जरूरत है, ठीक है। तो ये बैड प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। शो ऑफ मारना है तो अलग बात है, फिर ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। क्यों, क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ब्राउजर में रन होना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर फोर्स द ब्राउजर टू वर्क हार्डर व्हेन मैचिंग एलिमेंट, यानी डॉम में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं आप, जो कि नहीं बढ़ाना चाहिए। द ब्राउजर मस्ट इवैल्यूएट मल्टीपल लेवल्स ऑफ द डॉम ट्री, ये बेटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने सिर्फ बताया भाई जो भी बटन मिल जाए, यानी जो भी क्लास बटन है मेरे इस पूरे पेज में, उस सब में हवर लगाओ, बड़ा आसान है। क्लीन, फास्टर, इजियर टू मेंटेन, कीप सिलेक्टर शॉर्ट एंड फोकस, अवॉइड द यूनिवर्सल सिलेक्टर फॉर स्टाइलिंग, स्टाइल करने के लिए यूनिवर्सल सिलेक्टर इस्तेमाल ना करें। क्यों, द यूनिवर्सल सिलेक्टर अफेक्ट्स एवरी एलिमेंट। जब आप मार्जिन 0 करेंगे, पैडिंग 0 करेंगे, फॉन्ट साइज 16 करेंगे, दिस फोर्स द ब्राउजर टू अप्लाई रूल्स टू ऑल द नोड्स। यूज इट कॉशियसली, मेनली फॉर सीएसएस रीसेट, नॉट फॉर हेवी स्टाइलिंग, यानी सीएसएस को बहुत ही कम जगह आप ये इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सल ऑपरेटर में आप देखेंगे तो लोग मार्जिन, फॉन्ट और फॉन्ट फैमिली को सेट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और अगर आपका कंसिस्टेंट वेबसाइट है तो बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा ज्यादा स्टाइल अगर आप यूनिवर्सल में लगाएंगे तो वो आपका बग क्रिएट करेगा आपके कोड में, ठीक है। अवॉइड इनलाइन सीएसएस, ये मैंने हमेशा से आपको बोला, जब से हम लोग सीएसएस शुरू किए तभी से मैंने आपको ये बात बोला था कि इनलाइन मना नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि आईडी और क्लास और एलिमेंट सिलेक्टर और किसी भी किस्म के सूडो सिलेक्टर, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट, एट्रीब्यूट कुछ काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपको स्टाइल नहीं लगाना, क्योंकि एक बार स्टाइल लगा दिया ना, अब आप जाइए वापस से अपना एचटीएमएल में ढूंढिए कहाँ लगाया था आपने और फिर उसको हटाइए, बहुत बेकार हो जाता है, टाइम वेस्ट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये कभी नहीं लगाना, मतलब रियल प्रोजेक्ट में तो इसको अवॉइड ही करिए भाई, इसको अवॉइड ही करिए। मतलब मैं तो बोलूंगा 99.99% ट्राई करिए कि ना लगे। अगर कोई इक्का दुक्का परसेंट लग रहा है दैट इज डिफरेंट, कि उसके वजह से आपको कोड ही रिफैक्टर करना पड़ रहा है, हालांकि ऐसा सिनेरियो आता नहीं है, बट अगर आए तो लगा ले, वो भी एक दो स्टाइल, जैसे कल मतलब कोई अनकॉमन स्टाइल। एक और बात है, अगर फॉर सम रीजन आप मजबूर हो जाते हैं कि भाई इनलाइन स्टाइल तो लिखना ही पड़ रहा है, कॉमन चीज को कभी भी इनलाइन में मत लिखना, जैसे कि कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, ये कभी मत लिखना, ये बहुत कॉमन क्लासेस होता है, प्रॉपर्टीज होता है। कोई अनकॉमन चीज आपको डालना है, जैसे कि मान लीजिए ये आई को मुझे बड़ा करना है, एकदम बड़ा वाला, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है बड़ा, दैट इज डिफरेंट, वो ओवरहेड होने का चांसेस कम है। बेस्ट अप्रोच क्या है, इस तरीके से आपको ऑलरेडी मालूम है, क्लीन, स्ट्रक्चर एंड इजियर टू अपडेट, अवॉइड इंपोर्ट्स फॉर लोडिंग सीएसएस। अब तक हमने इसको देखा नहीं है, अब तक हमने इसको नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको एडवांस सीएसएस में पढ़ने वाले हैं कि इंपोर्ट क्या होता है। इसके मदद से आप जैसे सीएसएस, जैसे आप एचटीएमएल में लिंक टैग इस्तेमाल करते हैं ना, लिंक में डायरेक्ट, सीएसएस में भी डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं आप सीएसएस फाइल के अंदर, यानी डॉट सीएसएस वाला फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अवॉइड इंपोर्ट फॉर लोडिंग सीएसएस, इंपोर्ट डिले लोडिंग बिकॉज इट्स वेट फॉर सीएसएस फाइल टू बी पार्स्ड फर्स्ट, स्लो मेथड। क्या मतलब, देखिए आप सीएसएस में कुछ भी इंपोर्ट करते हैं ना, उसका तरीका काफी सारा है। एक होता है एचटीएमएल के मदद से, एक होता है सीएसएस के मदद से। अगर आप सीएसएस के मदद से करते हैं ना, तो एचटीएमएल भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपको, सीएसएस भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे एचटीएमएल तो हमने पढ़ लिया, ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं सीखा, वो इसलिए क्योंकि मैंने नहीं सिखाया।
अब आप पूछेंगे क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन आप एचटीएमएल पढ़ते वक्त नहीं सीखते, वो आप फ्रंट एंड में जब आप डिप्लॉयमेंट जोन पे जाते हैं ना, कि आपका वेबसाइट बन चुका, आप फ्रंट एंड डेवलपर लगभग बन चुके हैं, तो अब जब आप उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, अपने वेबसाइट को पब्लिक करते हैं ना, उस वक्त ऑप्टिमाइजेशंस पढ़ते हैं, लेजी लोडिंग्स, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग हम लोग पढ़ेंगे। एसईओ भी उसी वक्त पढ़ेंगे, इसीलिए हमने एसईओ को भी छोड़ा था, ठीक है, वो उस वक्त का चीज है, अभी नहीं। वैसे ही उस वक्त आपको फिर सीएसएस को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ऑप्टिमाइज तो अभी कर रहे हैं, वो ऑप्टिमाइज अलग होता है। एक ऑप्टिमाइज होता है जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसको बेस्ट प्रैक्टिस से हम लोग ताबीर कर रहे हैं, यानी जिसको हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस से रिलेट कर रहे हैं। एक ऑप्टिमाइज ऐसा होता है कि जिसमें हम लोग फाइल को कंप्रेस करते हैं या पार्सिंग को फास्ट करते हैं, दोनों में फर्क है। एक ऑप्टिमाइज तो ऐसे है कि भाई आप जो है 10 इमेज इस्तेमाल मत करो, खामोखा 2 इमेज इस्तेमाल करो। एक ऑप्टिमाइज इतना होता है कि भाई आप 2 इमेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कहो कि भाई 2 इमेज इस्तेमाल करो, लेकिन बहुत हेवी इस्तेमाल मत करो, थोड़ा सा लो क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी में इस्तेमाल करो, ये भी ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन जब आप एडवांस लेवल में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, आप बोलते हैं कि भाई एकदम प्रोफेशनल में जाना है, तब क्या होता है पता है? तब ये होता है कि आप 2 नहीं, आप 5 इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पांचों का 5 इमेज दिखेगा नहीं आपको। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुआ, 5 इमेज लगा दिया, 5 इमेज दिख ही नहीं रहा है। वो इस तरीके से कि 5 इमेज को आप अलग अलग स्क्रीन साइज में दिखाएंगे। अगर मोबाइल है तो ये दिखेगा, कंप्यूटर में है तो ये दिखेगा, टीवी में है तो वो दिखेगा, और उसी हिसाब से आप उसके पिक्सल को कंप्रेस करते हैं। यानी अगर एक इमेज आपका मोबाइल में दिख रहा है तो जाहिर सी बात है उसको 10 MB का होने का जरूरत नहीं है। मेरे कंप्यूटर में दिख रहा है 10 MB का होने का जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कतई 4 डेफिनेशन का दिख रहा है, एकदम बहुत बड़ा टीवी है, 32-36 इंच का टीवी है, वहां पर आप बोलेंगे कि भाई 10 MB लोड हो। तो ये जो रूल्स होता है ना कि 10 MB लोड होना ही इस स्क्रीन पे है, छोटे पे नहीं होना, ये बहुत एडवांस लेवल पे होता है। ये भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इस पे भी काफी टाइम, ठीक है, काफी टाइम है। ये हम लोग जब पूरा फ्रंट एंड पढ़ के समझ के तकरीबन 10 के ऊपर प्रोजेक्ट बना लेंगे, और 10 व्हेन आई सेड 10 प्रोजेक्ट, इट मींस एडवांस लेवल का 5 प्रोजेक्ट उसमें से होगा ही होगा। एडवांस का मतलब कि जिसको देख के आपको वाकई लगे कि भाई कुछ बना है, दम है, ठीक है। ये वो नॉर्मल वाला सांप सीढ़ी, टिक टैक टो और वो सब नहीं बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, हमारा प्रोजेक्ट बहुत अलग होगा। एक ही प्रोजेक्ट हमने डाला है अभी अपने चैनल पे, सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, लॉग एनालाइजर, आप उसको जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए। कोई और अगर आपको एक वीडियो मिल जाए कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में, चाहे यूट्यूब में हो, इंटरनेट में हो या कोर्सेज में हो, लॉग एनालाइजर ही क्यों ना हो या कोई और ही क्यों ना हो उस लेवल पे, तो इल्ला माशाल्लाह मिल सकता है, लेकिन बहुत रेयर है। हमने वो लॉग एनालाइजर का जो प्रोजेक्ट चूज किया था ना, वो पूरा सर्च करके ही चूज किया था। पहले हमने यही देखा कि यूट्यूब में जितने भी क्रिएटर्स हैं, चाहे इंडिया के क्रिएटर्स हो या आउटसाइड ऑफ इंडिया क्रिएटर्स हो, यूएस के क्रिएटर्स हो, बहुत से बूट कैंप्स होते हैं, सब जगह हमने देखा कि वो किस किस्म के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्योंकि मुझे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना था कि भाई प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ जो अभी तक नहीं बना, क्योंकि जो ऑलरेडी बना है, अब मैं सांप सीढ़ी बनाना स्टार्ट कर दूं, टिक टैक तो बताऊं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, भाई हजारों लोगों ने बनाया, मैं क्या कंट्रीब्यूट किया, मैंने वही चीज को तो कॉपी पेस्ट किया, तो क्या फायदा? मेरे चैनल पे आके लोग क्या सीखेंगे? वही चीज जो वहां सीख रहे हैं, तो भाई फिर आप क्यों आएंगे यहाँ पर? सिंपल सी बात है, मुझे कुछ नया देना है, मुझे कुछ एडवांस देना है, मुझे कुछ रियल वर्ल्ड से रिलेटेड देना है। मुझे आपको ये नहीं सिखाना कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, या फिर मुझे आपको सिर्फ ये नहीं सिखाना कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, मुझे आपको इसके पीछे के इंजीनियरिंग सिखाना, जो दूसरे मोस्ट ऑफ द चैनल में, सबका नाम मैंने लूंगा, बहुत से ऐसे चैनल है, चाहे इंडिया को या आउटसाइड इंडिया को, वो बहुत अच्छे हैं, कुछ टॉपिक उन्होंने बहुत अच्छा डिस्कस किया। लेकिन वही बात है कि फिर जब एप्लीकेशन का बात आता है तो आप सांप सीढ़ी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या बात हुआ? आप बिहाइंड द सीन सी हो गया या जावास्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल से, थ्रेड पुलिंग पढ़ा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अप्लाई भी तो करें ना, कि थ्रेड पुलिंग अप्लाई भी यहाँ इस तरीके से होता है, और अप्लाई कैसे होता है, क्योंकि पढ़ना आसान है, अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप बीटेक बीसीए या एमसीए वगैरह बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि स्कूल में पढ़ना जो सिलेबस हमारा होता है ना, वो बड़ा आसान है। रियल लाइफ में प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। लोग मशीन लर्निंग के कोर्स कर रहे हैं, कोर्स तो 6 महीने में हो गया, बूट कैंप कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या 6 महीने बाद आपने कोई ऐसा मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, कुछ ऐसा ट्रेंड किया, कुछ ऐसा छोटा मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन किया जिसको बंदा दमदार बोल सके? नहीं, ठीक है। तो आपने सिर्फ सिंटैक्स सीखा, तो मेरा ये मकसद नहीं है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर सीएसएस इंपोर्ट से रिलेटेड, तो हम लोग एडवांस लेवल पे ये पढ़ेंगे भी। कुछ सिनेरियोज में ना, देखिए कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है ना कि आपका वेबसाइट हेवी नहीं है, आपका वेबसाइट हेवी नहीं है, नॉर्मल सा वेबसाइट है, उस सिनेरियो में बिल्कुल आप सीएसएस इंपोर्ट इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगा। अब Amazon वेबसाइट में आप जाएंगे तो भाई वो हेवी नहीं है, वो लाखों का प्रोडक्ट दिखा रहा है वहां पर, मतलब एक सेकंड में बहुत करोड़ों चीज हो रहा है उस वेबसाइट पे, तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर ट्रैफिक इतना हाई है ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना हाई है, ठीक है। वहां पर सेकंड सेकंड का कीमत होता है बहुत ज्यादा। लेकिन नॉर्मल अगर फ्लिपकार्ट Amazon के अलावा भी आप कोई वेबसाइट देखिए, कोई भी रैंडम वेबसाइट, तो उतना लाखों करोड़ों का ट्रैफिक थोड़े आता है हर सेकंड में,
ठीक है, तो वहां पर आपका नॉर्मल होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका वेबसाइट, देखिए स्टार्टिंग से बहुत से लोग ये एनालॉजी लेके चलते हैं ना कि फिर आपका गोल ये नहीं है कि मेरा वेबसाइट फ्लिपकार्ट जैसा बने। भाई आप अगर ऐसे देखेंगे ना तो फिर आप एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दीजिए जो एक पर्टिकुलर काम को करेगा, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ कमी होता है, हर लैंग्वेज में हर चीज, दुनिया में कुछ भी कंप्लीट नहीं है। इवन फ्लिपकार्ट अमेजोन जिसको आप देख रहे हैं वो भी इनकम्प्लीट है, तभी तो वो हर साल कितने सारे अपडेट्स लेके आते हैं। और अपडेट्स में इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी हर साल वो कितने बग हंटर्स को पे करते हैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए, साइबर सिक्योरिटी डोमेन हो गया ये। हर साल वो कितना यूआई में चेंजेस करते हैं, नया फीचर लेके आते हैं। फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी यानी वो जो फूड डिलीवरी वाला भी कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो लाया ना कुछ नया। अभी बस चले इनका तो ये नेटफ्लिक्स भी ऐड कर दे, अपना 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 पर्सनल नेटफ्लिक्स, जहां पर आप मूवी स्ट्रीम भी करो कि खाना भी खाओ यहाँ पर लेके, सामान भी यहीं से खरीदो और मूवी भी यहीं पर देखो। फिर पता चला सर्च इंजन बना देंगे अपना कि सर्च भी यहीं करो, तो उनका बस चले तो वो सब कर दे। तो पॉइंट इज कि कोई इंतहा नहीं होता है वेब डेवलपमेंट में, आपको अपना गोल को उसी हिसाब से बनाना पड़ता है, ठीक है। कोई इंतहा नहीं है इस इल्म का, और जो एक अल्टीमेट सक्सेस जिसको बोलते हैं ना उसका कोई इंतहा नहीं है। आपको एक गोल बनाना पड़ेगा कि ये मेरा गोल है, ये हमारा गोल है, ये अचीव हो जाएगा तो मेरा लेवल 1 पार हो गया, लेवल 2 का गोल इससे अच्छा रहेगा, ठीक है। और यही तरीका होता है। अच्छा, इसके बाद फास्ट मेथड क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दिस अलाउ पैरेलल लोडिंग बिफोर रेंडर बिगिंस। अब ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब आपके सामने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल देगा जो कि खामोखा में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और मैं नहीं चाहता कि अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो। अभी आपका बेसिक चल रहा है, अभी तक आपने HTML कवर किया है, CSS कवर कर रहे हैं, आप एडवांस कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट का सिर्फ 2 ही फेज कवर किया है, तो अभी हम लोग नॉर्मल चलेंगे। इसका सही वक्त जब आएगा तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि HTML बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि जब आप फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं ना रिएक्ट वगैरह, तो वो ऑप्टिमाइज कर देता है बाय डिफॉल्ट। और अगर HTML के अंदर आप ये लिंक वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कि बाय डिफॉल्ट ये बेहतर होता है CSS के इंपोर्ट से ज्यादा। लेकिन CSS का इंपोर्ट खराब होता है क्या? नहीं, खराब नहीं होता है, वो चलता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि बस आप ऐड कर दे तो स्लो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और ये भी डिपेंड करता है क्या ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी सारा सिनेरियो होता है, कोई भी चीज में ऐसे डायरेक्ट हाँ या ना में जवाब नहीं होता ना कि अच्छा है कि बुरा है, सिनेरियो मैटर करता है। इवन कुछ सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है ना कि लिंक खराब हो जाए आपके लिए और रिपोर्ट अच्छा हो जाए, ऐसे भी सिनेरियोज है, रेयर केस है लेकिन है, ठीक है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट कोड, स्मॉलर फाइल साइज, फास्टर पार्सिंग, लॉन्ग वर्जन। तो जाहिर सी बात है, अब देखिए इसको रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, इसको रिकमेंड किया जा रहा है, तो ये जर्नल रिकमेंडेशन है। इसका ये मतलब नहीं अब हर चीज को आप शॉर्ट में घुसेड़ दे, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यानी वो जो कहते हैं ना कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, इफरात और तफरीत में नहीं जाना है, आपको बैलेंस करना है दोनों को, ठीक है। आमतौर पर आप देखेंगे कि 2 प्रॉपर्टी इस तरीके से दिया जाता है तब शॉर्ट में, लेकिन अगर आपको 4 प्रॉपर्टी देना है दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 प्रॉपर्टी देना है तो जाहिर सी बात है फिर आपको ऐसे इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, 1 प्रॉपर्टी अगर आपको देना है तो। रिड्यूस अननेसेसरी एनिमेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग समझते हैं कि अगर एनिमेशन नहीं है हमारे वेबसाइट में तो हमें CSS नहीं आता। भाई किसने बता दिया आपको? एनिमेशंस इज अ डिफरेंट थिंग, CSS इज अ डिफरेंट थिंग। आपने एनिमेशन जोड़ दिया इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको CSS आ गया। CSS का रूल्स आपको पता है, CSS इस्तेमाल करना अगर आपको आता है, और अगर आपसे कोई कहे कि एनिमेट करो और एनिमेट ना करो और आप ये दोनों कर पा रहे, इसका मतलब आपको CSS आता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको एनिमेशन डालना जरूरी है, डब्बा घुमाना और कुत्ता दौड़ रहा है, ये सब करना जरूरी नहीं होता हमेशा। हाँ, कोई प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं जिसमें अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, और खास करके अगर आपका डोमेन वेब एनिमेशन इंजीनियरिंग ये सबसे रिलेटेड है, फिर तो ये आपके लिए नेसेसरी है, फिर ये आपके लिए नेसेसरी है। वेब डेवलपर के लिए नेसेसरी नहीं है ये, लेकिन उसके लिए नेसेसरी है जिसका ये डोमेन है। उसका पीछे रीजन क्या है कि CPU, GPU और रीपेंटिंग और रीफ्लो में, अब रीपेंटिंग क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, रिएक्ट वगैरह जब पढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये नहीं बहुत हेवी होता है। तो लार्ज कंटिन्यूएशन एनिमेशन, मल्टीपल साइमल्टेनियसली इफेक्ट्स, तो बहुत जो एक कुछ खोलते हैं ना आप, बहुत खतरनाक वाला एनिमेशन निकलता है। तो जो लोग ये करते हैं उनका तो ये डोमेन है, उनके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल पोले वाले वेब डेवलपर है ना, फ्रंट एंड वाले, वो उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। आपका डोमेन डेवलपमेंट है भाई, आप डेवलपमेंट करो, स्टाइलिंग थोड़ी है आपका डोमेन। हाँ, गेम वगैरह अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं फिर आपको वर्चुअल एसेट्स बनाना पड़ता है, फिर आप जाइए ना उसमें, मल्टीपल साइमल्टेनियस इफेक्ट वगैरह होगा। कीप एनिमेशन पर्पसफुल एंड मिनिमल, यही फैक्ट है। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत मिनिमल चाहिए होता है एनिमेशन, और वो भी हर वेबसाइट में नहीं चाहिए होता। अब एक हॉस्पिटल का वेबसाइट बना, आप एनिमेशन डालेंगे वहां पर तो हॉस्पिटल घूम रहा है गोल गोल, पर ये कोई लॉजिक बनता है यार? कोई नहीं डालता इसको, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहा कभी। एनिमेट एफिशिएंट प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टी ट्रिगर लेआउट रिकैलकुलेशन स्लो, जैसे कि विड्थ, हाइट, टॉप, लेफ्ट, इसमें अगर आप एनिमेशन डालते हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ अवॉइड सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल आप इसको अवॉइड करें। एडवांस लेवल पर अगर आप है तो आप इसका कोइंसिक्वेंसेस भी समझते होंगे, फिर आप डालेंगे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको अवॉइड करना बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपका पूरा का पूरा लेआउट को ड्रॉ करने में हेल्प करता है ना। तो अगर आपका लेआउट में ही बदला हुआ है ना, तो बार बार वो लेआउट कैलकुलेट होगा तो दिक्कत होगा काफी। कहाँ पर करें? ट्रांसफॉर्म करें, ओपेसिटी में कर सकते हैं,
फिल्टर में कर सकते हैं, ठीक है। और छोटा मोटा चीज को जैसे कि इस तरीके से, और ये हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे भी। जीपीयू एक्सेलरेटेड एंड स्मूथ, ठीक है, कॉम्बाइंड विद मैनिफेस्ट सीएसएस, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। मैनिफेस्ट सीएसएस वगैरह क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग करना, पोस्ट प्रोसेसिंग करना, कंप्रेस करना सीएसएस फाइल को, ये यहाँ पर, ठीक है। एचटीएमएल के लिए भी ये किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, या सोचते हैं इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना आगे जाके, क्योंकि देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग डिसाइड करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल में कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा। फ्यूअर फाइल्स, फ्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यानी इससे होता क्या है ना, आपका जो सर्वर में, यानी अब ये देखिए ना, ये फ्रंट एंड तक नहीं रहा ना, अब ये आप यानी होस्टिंग से रिलेटेड आ जाता है ना, कि आपका वेबसाइट चलेगा कैसा, यानी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में आ जाता है यहाँ पर, कि स्केल कितना है, एफिशिएंट कितना है, उस पे आ जा रहा है, ठीक है। मैनिफेस्टिंग रिमूव स्पेस, लाइन ब्रेक, कमेंट्स, यानी ये सब को वो रिमूव कर देता है। मैनिफेस्ट करने से आपका जो, यानी कमेंट रिमूव कर देता है, मतलब आपका कोड का कमेंट रिमूव नहीं होगा, कोड में कमेंट रहेगा, लेकिन जब प्रोडक्शन में वो चलेगा तो जितना भी स्पेस, लाइन ब्रेक, एक्स्ट्रा फालतू है वो सब हट जाएगा और सिर्फ सीएसएस का कोड रहेगा, यानी एक ही लाइन पे, वो रीडेबल नहीं होगा, आप रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चलेगा ठीक से। टूल्स कुछ इस्तेमाल ये सब किया जाता है। सिंपलर, स्मॉलर होता है और फास्टर डाउनलोड, यानी काफी स्मॉल कर देता है फाइल का साइज को, ठीक है। कैच योर सीएसएस, ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है, क्या अपना सीएसएस को लोकली, यानी यूजर जब इस्तेमाल करे तो लोकली उसके ब्राउजर पे आप उसको कैश कर दे, ताकि बार बार उसको रीडाउनलोड ना करना पड़े सीएसएस। और ये तभी करना जब आपका सीएसएस थोड़ा सा हैवी है, एनिमेशन बेस अगर कुछ है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ता कैश करने का, ठीक है। अभी के टाइम तो सबके पास 3G है, तो मतलब मिनिमम 3G है, मतलब अभी तो 4G है, वैसे 4G नहीं 5G है सबके पास, बल्कि 3G तो बंद ही हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्टली लोगों के पास अभी 5G तो है, किसी किसी के पास शायद 4G होगा, और आजकल तो वाईफाई भी बड़ा कॉमन हो चुका है। तो आज के टाइम पे 1 MB 2 MB इज नॉट अ बिग डील, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको पता है कि आपके ऑडियंस बहुत वाइडर है। अवॉइड री डाउनलोडिंग एवरी टाइम विजिट, ठीक है। और इस पे मैटर करता है, अगर आप कोई चीज डेवलपर्स के लिए बनाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है, आपको डेवलपर 2G मोबाइल 3G मोबाइल में तो नहीं चलाता, डेवलपमेंट करता होगा ना, कॉमन सा बात है, उसके पास नेट है भाई, उसके पास स्पेस भी है, तो दैट इज डिफरेंट। रिजल्ट क्या होगा, फास्टर विजिट। समरी, कीप सिलेक्टर्स शॉर्ट एंड सिंपल, अवॉइड लेआउट थ्रेशिंग ऑपरेशन, यूज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑब्जेक्ट फॉर एनिमेशन, यूज एक्सटर्नल शीट। ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही है कि बड़ा कोड लिखेंगे तो एक्सटर्नल शीट में करेंगे। मिनिफेस्ट एंड कॉम्बाइन सीएसएस, कैश योर फाइल एंड रिड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो द ब्राउजर मस्ट प्रॉपर तरीके से सीएसएस को पार्स कर ले, मैच करे सिलेक्टर्स को, कैलकुलेट करे लेआउट को, पेंट करे पिक्सल को, और कंपोज करे लेआउट को, लेयर्स को, ठीक है। द सिंपलर एंड क्लियर योर सीएसएस, द स्मूदर दैट पाइपलाइन रन्स। अब ये जो वर्ड है ना पाइपलाइन, ये चीज आपको बैकएंड में सुनाई देगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल देता हूँ पाइपलाइन का। या मान लीजिए आपने कहा कि भाई मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली एक नैव बार बन जाता है, और फिर उस नैव बार बनने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें कलर आ जाता है, और फिर ये प्रोसेस है, और फिर ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेप में जाके उसमें डेटा आ जाता है, और ऑटोमेटिकली फोर्थ स्टेप पे वो सेव हो जाता है, और ऑटोमेटिकली फिफ्थ स्टेप में वो क्या होता है, डिप्लॉय हो जाता है, यानी यूजर को दिख जाता है। तो इसको बोलते हैं पाइपलाइन। ऑफ कोर्स ये खुद ऑटोमेटिक नहीं होता है, आप ही इसका कोड लिखते हो, लेकिन आप इनको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं ना, कि एक बार आप एक काम करें और वो पाइप की तरह, जैसे पानी होता है ना, पानी को पाइप के जरिए से कैसे उसका रास्ता को मोड़ा जाता है, कि भाई पहले यहाँ से पानी जाएगा वहां से, यानी पानी पाइप के अंदर उसको फॉलो करता है, जहां जिस जिस डायरेक्शन में पाइप जाएगा पानी वहीं रहेगा। तो पाइपलाइन बनाने से ये होता है ना, कि आप 3 4 5 6 अलग अलग कोड लिखते हैं जिसका अलग अलग काम होता है, लेकिन पाइपलाइन की मदद से आप उसको आपस में जोड़ देते हैं, तो बार बार जाके आपको हर काम को एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, कि पहले स्टेज 1 एक्टिवेट किया, फिर स्टेज 2 एक्टिवेट किया। आप 1 को एक्टिवेट करते हैं, 2 खुद ब खुद हो जाता है, जैसे 1 कंप्लीट हुआ 2 खुद से एक्टिवेट होगा, 3 खुद से एक्टिवेट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाला। और ये पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा सुना होगा, कि एमएल पाइपलाइन सीख लो। फास्ट सीएसएस इज इनविजिबल एंड पावरफुल, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन को भी काफी डिटेल से पढ़ लिया। एंड सॉरी मेरा गला भी थोड़ा बैठ गया। इसके बाद जो गुड प्रैक्टिसेस वगैरह आता है, तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि मतलब कैसे क्या लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने कुछ गुड प्रैक्टिसेस को कवर किया है, और इसके अलावा जो मजीद कुछ गुड प्रैक्टिसेस होते हैं वो हम लोग प्रोजेक्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है। और इसके बाद टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा पॉइंट बच जाता है हमारा बेसिक कोर्स को, जो हमारा बेसिक सीएसएस का कोर्स था उसको पूरा एंड करने से पहले और एडवांस को शुरू करने से पहले, या फ्लेक्स बॉक्स को इस्तेमाल करने से पहले, वो होता है कि वेबसाइट का लेआउट कैसा दिखता है। तो मैं सिंपल सा नेट पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट लेआउट डिजाइन। तो कोई अच्छा सा वेबसाइट अगर मिल जाएगा तो आप दिखा देता हूँ। हाँ बल्कि ये ठीक है, बढ़िया है। इसको यहाँ से छोटा करते हैं, बल्कि हम सीधा ही इमेज पे चलते हैं। तो लेआउट ये एक अच्छा है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट और लेआउट, ठीक है। इसको मैं बड़ा करके यहाँ खोल लेता हूँ। ये आप देखिए, हालांकि उतना अच्छा से तो समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। इसको बाद में दिखाते हैं, इससे पहले मैं आपको दूसरा एक बेसिक सा लेआउट दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, दिस इज द बेस्ट। यही तो ढूंढ रहा था ना। अरे यार इतना छोटा, चले कोई बात नहीं। देखिए एक जो लेआउट होता है ना, लेआउट का मतलब पूरा का पूरा जो वेबसाइट है ना, उसमें क्या क्या चीज होता है, तो देखिए उसमें मेजरली यही सब चीज होता है। एक आपका हेडर होगा जिसको नैव बार भी बोलते हैं। दूसरा नेविगेशन मेन्यू। अब देखिए हेडर और नेविगेशन मेन्यू बाजूकात एक साथ होता है, बाजूकात अलग अलग होता है।
होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर नेविगेशन मेन्यू बताया गया है तो जाहिर सी बात है नेविगेशन मेन्यू में आप नैव बार बनाएंगे, ना कि हेडर में बनाएंगे, ठीक है। और बाजू का ऐसा होता है कि हेडर के अंदर नैव बार भी इंक्लूड होता है, यानी हेडर के लिए लोगो वगैरह तो साइड में है, थीम वगैरह के लिए है, और नेविगेशन लिंक भी है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कहेंगे कि हेडर और नैव बार एक साथ है। ये आसान शब्दों में ये ऊपर का जो हिस्सा होता है, चाहे आप उसको हेडर बोले चाहे नैव बार बोले, उसमें नेविगेशन मेन्यू यही सब दिया होता है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द वेबसाइट का बात बता रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट होता है और यहाँ पर कुछ कंटेंट होता है और यहाँ पर मेन कंटेंट होता है। अब यहाँ पर जो कुछ कंटेंट होता है उस पर डिस्कस करेंगे। ये मेन कंटेंट होता है। मेन कंटेंट का मतलब है कि जो मेन पेज आपका दिखेगा, अगर आप ब्लॉग में जाएंगे तो इधर ब्लॉग दिखेगा, नेटफ्लिक्स में जाएंगे तो मूवी दिखेगा, अमेजोन में जाएंगे तो प्रोडक्ट दिखेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका फुटर होता है, यानी कंपनी का डिटेल्स वगैरह, आपके वेबसाइट के बारे में डिटेल्स, कॉन्टैक्ट लिंक्स, एड्रेस वगैरह, XYZ, ठीक है, चीजें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मेन का सेक्शन है ना, ये सब्जेक्टिव होता है, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग दिखता है, ठीक है। लेट्स से मैं रैंडम वे में आपको एक पहले यूट्यूब खोल लेता हूँ यहाँ से, दूसरा लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ से फ्लिपकार्ट और इस तरीके से, और तीसरा लेट्स से मैं यहाँ से बोलता हूँ नेटफ्लिक्स। मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब आप देखिए मैं सीधा इसी को ओपन करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इतना ये ऑफिशियली है ना भाई, ऐसा क्यों आ रहा है? फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ऐसा तो आता नहीं है, पता नहीं, अब लग रहा है इनका भी कुछ ये ऑफिशियल है, बट आई हैव नो आइडिया ये ऐसा क्यों आ रहा है, या ऐसा ही इनका स्टाइल है। आई डोंट थिंक सो ऐसा स्टाइल होगा। ये तो प्रॉपर तरीके से, मतलब मेरे ख्याल से इन्होंने बड़े स्क्रीन के लिए स्केल शायद नहीं किया उस तरीके से, ठीक है। अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देखिए फिर प्रॉपर तरीके से ये बेसिकली ये अब ठीक लग रहा है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, इन लोगों ने स्केल नहीं किया, बाद में शायद कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए कैसा सिनेरियो है, यहाँ पर राइट और लेफ्ट में खाली छोड़ दिया गया है और मेन कंटेंट को बीच में रखा गया है। मैंने किसी पे भी क्लिक किया ना जब, अब आप देखिए अब लेआउट बदल गया। अब लेआउट पे क्या आ गया कि लेफ्ट साइड में आपका मेन्यू है, ये नैव बार हो गया आपका, ये हेडर हो गया आपका ऊपर वाला, ये नैव बार हो गया आपका, ये नेविगेशन लिंक, ये आपका हो गया लेफ्ट कंटेंट, और यहाँ पर राइट कंटेंट बोल के कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मेन कंटेंट है। ये पूरा मेन कंटेंट है, ठीक है। नीचे में फुटर आपको दिख जाएगा, ये फुटर है, एज यू कैन सी ये पूरा फुटर है ठीक है। और ये क्या लाइन आ रहा है भाई, ये क्या मजाक चल रहा है? ये मेरे स्क्रीन पे तो नहीं है, ये मेरे स्क्रीन पे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये क्या मजाक क्या चल रहा है भाई? ये ऑफिशियल वेबसाइट ऐसा ऐसा तो था नहीं। आई हैव नो आइडिया। आप इस पेज को ओपन करके जरा देखिए और कमेंट में मुझे बताएं कि आपके इसमें भी ऐसे लाइंस वगैरह दिख रहा है क्या? आई हैव नो आइडिया क्यों दिख रहा है। खैर, तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो मैं यूट्यूब में लेट्स से किसी एक टॉपिक पे चले जाता हूँ ना, मैं गेम में चले जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, रैंडम। तब अब देखिए गेम्स में जैसे मैं गया, और अब यहाँ पर देखिए इंडियन गेमर्स क्यों आ गए, क्योंकि मेरा यहाँ पर यूट्यूब इंडिया खुला है ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर देखिए यूट्यूब का थीम क्या होता है, ऊपर में इसका नैप बार वगैरह जो है, लेफ्ट साइड में कंटेंट है, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है। और ये इस तरीके से, ठीक है। लेट्स से मैं कुछ यहाँ से अगर प्ले कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ चला गया मैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, लेफ्ट में अभी भी है और यहाँ मेन कंटेंट है, ठीक है, इस तरीके से, और ये सब लाइव है, क्या मजाक चल रहा है। खैर, तो ये हो गया। और नेटफ्लिक्स में आप देखिए, नेटफ्लिक्स में क्या है, नेटफ्लिक्स में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अगर लेट्स से नेटफ्लिक्स में तो मुझे ऑप्शन देगा नहीं, शायद लॉगिन करने के लिए कह देगा, जहां तक मुझे लगता है। यस, तो पॉइंट इज कि हर वेबसाइट का जो मेजर पार्ट्स होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि ऊपर हेडर, नीचे फुटर, और कंटेंट में कभी कभी पूरा कंटेंट होता है, कभी राइट और लेफ्ट में कुछ और होता है, बीच में मेन कंटेंट होता है। ये मोस्ट ऑफ टाइम आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा बाजू का आपको एक कंटेंट दिखेगा, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, और बाकी मेन दिखेगा, ठीक है। यही मेजर लेआउट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये वाला दिखाने लगा हूँ ना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं 2 कॉलम वेबसाइट। एक नैव बार यानी एक साइड कंटेंट हो गया, और एक मेन, जैसे फ्लिपकार्ट में था किसी पेज में क्लिक करने के बाद, और ये ऊपर में हेडर हो गया, नीचे फुटर है। एक होता है स्प्लिट स्क्रीन, ये काफी रेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कोडिंग वेबसाइट में जाएंगे जहां पर राइट साइड में आप कोड करेंगे, लेफ्ट साइड में दिखेगा। जैसे हमने स्प्लिट स्क्रीन बनाया ना, ये इस तरीके से जब हमने ऐसे किया तब देखिए ये स्प्लिट स्क्रीन बन गया ना, तो पूरा वेबसाइट ही ऐसे दिखेगा आपको, ठीक हो गया। तीसरा होता है असिमेट्रिक लेआउट। अब ये काफी रेयर होता है और ये फैंसी किस्म का स्टाइल में आता है, ठीक है। आमतौर पर प्रोफेशनल वेबसाइट ऐसे नहीं बने रहते। प्रोफेशनल से मुराद है कि कोई टेक हो गया या नॉर्मल किसी ब्रांड हो गया, उसका वैसा नहीं होता आमतौर पे। एफ शेप वगैरह, अब ये तो ऐसा कोई मतलब उतना उस तरीके का नहीं होता है कि भाई ऐसा भी वेबसाइट होता है। ये बस शेप दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, जिगजैग नाम दे दिया गया, वैसे ऐसा कुछ यानी ऑफिशियली ऐसा कुछ डिजाइन पैटर्न में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों ने उसको रिलेट किया है, रिलेट हो सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अगर आपको ये पता ही नहीं चला तो आप वेबसाइट ही नहीं बना सकते। और ये मैं डिजाइनर के पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा, वो डोमेन अलग है, वहां पर बहुत सारा चीज आपको अलग देखना पड़ता है। ये मैं CSS लिखने के इस एतबार से बता रहा हूँ, CSS लिखना उस एतबार से। डिजाइनिंग में तो बहुत सारा प्रोटोटाइप वगैरह आ जाता है, वो अलग है, ठीक है। कार्ड और ब्लॉक हो गया आपको इस तरीके से, और भी देयर इज लॉट्स ऑफ, ठीक है, फीचर। तो सबसे बेसिक कौन सा था जो हमने यहाँ पर दिखाया, ये। और फिर मैंने सोचा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको दिखा ही दूं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए पूरा। एक छोटा सा बेसिक सा लेआउट बना ही के दिखा दूं ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, और मैं आके यहाँ पर क्या करता
हूँ, इसको कमेंट आउट करूंगा, ठीक है। एक बना देते हैं लास्ट में ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पेस्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर अभी हमने स्टाइल नहीं किया, ये पूरा वेबसाइट का स्टाइल बनाऊंगा मैं, और यहाँ पर हमने कुछ जस्ट बेसिक कोड्स लेके आया हूँ मैं, और इसको यहाँ से मैं कमेंट आउट करूंगा। और ये परफॉर्मेंस के नीचे मैंने यहाँ से पेस्ट किया, एंड राइट हैंड साइड पे जब आप जाएंगे तो आपको पूरा वेबसाइट का लेआउट दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। रीसाइज विंडो ब्राउजर टू सी रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिव है वो बाद में डिस्कस करेंगे। आई नो अजीब सा लग रहा है, पर चलिए कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर समझाना था। तो ये वेबसाइट हो गया, यहाँ पर हो गया आपका अबाउट एक सेक्शन, यहाँ कुछ सेक्शन डाल सकते हैं, ये फुटर सेक्शन होगा, यहाँ पर आप कुछ सेक्शन डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, और ये कुछ लिंक्स आपको होगा इस तरीके से। रिस्पॉन्सिवनेस का जहां तक बात करें तो आप देखिए जैसे मैं इसको छोटा करते 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 एंड दैट्स इट। अब देखिए ये किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव हो गया एंड दैट्स इट। यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से। अच्छा ये देखिए ये स्केल हो रहा है खुद से, जैसे मैंने ऐसे किया, अब आप देखिए ये सेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। अभी 2 सेक्शन था, अब एक बन गया, स्प्लिट फ्लैट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हम लोग रिस्पॉन्सिव पढ़ेंगे, सीएसएस के एंड की तरफ डिटेल में पढ़ेंगे कैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं, एडवांस वाले में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोबारा से इसको लेके आते हैं यहाँ से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज डिटेल्ड क्रैश कोर्स। आज हम लोगों ने इनहेरिटेंस देखा, स्पेसिफिसिटी देखा, इंपॉर्टेंट देखा, मैथ्स फंक्शन देखा, ऑप्टिमाइजेशन देखा, और लास्ट में वेबसाइट का लेआउट देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हमने सीएसएस से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड किया। तो आज हम लोग इसी पर इत्तेफाक करेंगे, और हमारा सीएसएस का जो बेसिक टू इंटरमीडिएट कोर्स होता है वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। आप इसको स्टेप 1 बोल सकते हैं। मैं इसको कंप्लीट मतलब एक जो हमारा प्रोसेस चलता है मैं उसको इसी में काउंट कर रहा हूँ, अलग से नहीं कर रहा हूँ कि ये कोई अलग से पार्ट है। लेकिन हाँ अब अब बोल सकते हैं कि ये सीएसएस का बेसिक टू इंटरमीडिएट कवर हो चुका, और अब एडवांस सीएसएस पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्रैश कोर्स में, एक ही क्रैश कोर्स में मैं आपको डिटेल से फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा दूंगा। कोशिश तो मैं करूंगा कि फ्लेक्स बॉक्स भी और ग्रिड दोनों ही कवर कर दूं एक में, बट अगर नहीं होता है तो एक क्रैश कोर्स में मैं फ्लेक्स बॉक्स कवर कर दूंगा, दूसरा में ग्रिड को मैं कवर कर दूंगा, और फिर तीसरे में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एडवांस सीएसएस। और फिर एडवांस सीएसएस जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन आखिरी पार्ट एज अ लास्ट हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन। उसको लास्ट पे क्यों रख रहे हैं ना, क्योंकि एनिमेशंस वगैरह भी जब ऐड करेंगे तो वहां पर भी रिस्पॉन्सिवनेस जानना जरूरी है एनिमेशन सीखने से पहले। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि पूरा का पूरा वेबसाइट को आप एक स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि वो हर जगह चले, तो वो लास्ट में पढ़ना बेनिफिशियल होता है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना।